हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर बात करने वाले हैं और इनमें जितने प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उस सभी क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के पैटर्न को समझाऊंगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। उनमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे ही फोटो खींच के भेज देने से कुछ नहीं हो सकता है। इनको लिखना कैसे है, कितना हम लिख सकते हैं, वो सारे बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो इसके पिछले और वीडियो में हमने सेकंड ईयर फाइनल ईयर के लिए सभी बच्चे के लिए हमने ये अपलोड कर दिया है। सभी बच्चे ने देखा भी है और आगे वो देख भी रहे हैं और अपने दोस्तों लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। आप भी अपने दोस्त लोगों को शेयर करने का काम जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। ये थोड़ा लंबे टाइम तक लिख करके ये हम लोग इनको तैयार किए हैं, ठीक है। करीबन 2-3 घंटा के आसपास में ये प्रश्न मेरे पास रेडी हुआ है क्योंकि ये हैंड राइटिंग में लिखने में थोड़ा टाइम लगती है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो कलेक्शन होती है उनमें भी थोड़ा टाइम लगती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा और कमेंट एक छोटा सा आप जरूर करिएगा। जैसे भी आप वीडियो ओपन करते हैं छोटा सा आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ठीक है, अच्छा है, ठीक, हमारे लिए काम आ रहे हैं करके आप जरूर हमको थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट। इनका सबसे बड़ी खासियत है कि मैंने इनको यूनिट वाइज लिखा है और हर यूनिट से वही ज़्यादा नहीं 10-11 क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। और उसी को अगर तैयारी कर लेते हैं आपके एग्जाम में बहुत अच्छा से नंबर आएगा, कन्फर्म है ये, ठीक है। ये सब प्रश्न आने का बिल्कुल चांस है। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट से। बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख जो लक्षण है अभिगृहित है ना, उनको लिखना है। दूसरा है डी ब्रॉगली समीकरण क्या होते हैं, इनकी व्युत्पत्ति कैसे होती है उनको हमको समझाना है, ठीक है। डी ब्रॉगली समीकरण आपने पढ़ा होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं उनको, ठीक है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण को स्पष्ट करिए, है ना, इनका महत्व भी लिखिए। ये पेपर नंबर पहला है। आपको पता रहे कि बीएससी फर्स्ट ईयर के इस साल पेपर अब 3 पेपर नहीं रहा। आप ध्यान रखेंगे, जो बच्चे पहले का कुछ बुक खरीदे होंगे या कुछ और लिए होंगे उनको देख लीजिएगा, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। इनका मात्र अब 2 पेपर रहा है ना, 3 पेपर नहीं है, अब 2 पेपर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग पेपर नंबर पहले के ऊपर क्या कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको कहते हैं साई व साई स्क्वायर के महत्व मतलब उनकी सार्थकता को समझाइए, राइट ना, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वांटम संख्या क्या होते हैं प्रकारों को समझाइए, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन है कोणीय तरंग फलन प्रायिकता वितरण वक्र की व्याख्या करिए। अब बाउ का नियम जो n+l नियम के नाम से भी उनको जानते हैं उनको समझाना है। n+l का नियम क्या होता है जानते हैं, जिसमें n+l का मान कम आएगा उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और यदि n+l का मान यदि 2 अलग अलग एटम्स के लिए अगर सेम आ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। जहां पर n+l का मान में जहां पर n का मान कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मैंने इनके लिए वीडियो डाल दिया है, आप जरूर जाके देखिएगा। केमिस्ट्री विनर MK सर करके सर्च करिएगा, वहां आपको मिलेगा। अब बाउ का नियम मतलब n+l का नियम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत को समझाइए। पाउली के नियम क्या कहते हैं, है ना, उनको आप देखिएगा। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं उनको देखिएगा। हूंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाइए फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपीट करते जाइए, ठीक है। मैंने एक वीडियो में डाला भी है हूंड के नियम को। प्रभावी इलेक्ट्रॉन आवेश क्या होते हैं समझाइए। आयनन विभव क्या होते हैं और उनके प्रभावित करने वाले जो कारक है, फैक्टर है, उनको आपको एक्सप्लेन करनी है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, उनको कौन कौन प्रभावित करते हैं उनको भी आपको लिखना है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन हमने लिया है इस यूनिट नंबर पहला से। दूसरा यूनिट से आप देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध है। आखिरकार 2 परमाणु को जो बांधने वाला होते हैं उनको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में इनको अपलोड भी कर दिया है, आप जाके देखिएगा, ठीक है। आप अगर कुछ करेंगे नहीं तो दिक्कत है ना, क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप पढ़िए करके, लेकिन आप करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम है। जरूर आप समय दीजिए खुद के लिए, आपके लाइफ में बहुत रोल प्ले करती है अच्छी तरह से एजुकेशन
हर जगह पर अपना रोल प्ले करते हैं, आप जरूर पढ़िए, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल की संरचना को समझाइए तथा त्रिज्यानुपात नियम क्या होते हैं समझाइए। आयनिक क्रिस्टल कहने का मतलब क्या है, जैसे NaCl, ठीक है, एक आयनिक क्रिस्टल है, जैसे प्लस है और ये माइनस है। त्रिज्यानुपात नियम क्या होते हैं उनको समझाने के लिए बोला गया है। जालक दोष क्या होते हैं, प्रकार को समझाइए। साटकी टूटी और फेंगल टूटी को समझाइए। ये कहीं पर दूसरा पेपर में भी ये साटकी टूटी फेंगल टूटी मिलेगा, दोनों को वही है उत्तर, उनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आखिरकार दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारे पास एक व्यवस्था होती है, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया। अगर उनकी व्यवस्था में कहीं भी या उनकी संख्या में कम ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो उस क्रिस्टल में जालक उत्पन्न हो जाएंगे, उनको हम लोग दोष कहते हैं, उनको हम लोग डिफेक्ट कहते हैं, है ना, त्रुटि कहते हैं, बहुत सारे इनका नाम है। तो उनके प्रकार क्या क्या होते हैं उनको आपको बताना है। साटकी टूटी फेंगल टूटी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। अर्धचालक किसे कहते हैं, प्रकारों को समझाइए। आप तो इनको 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उनको बताने के लिए बोला गया है। बॉर्न हाइबर चक्र को उदाहरण से समझाइए। इस चैप्टर का वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आप इनको IMP करके चिन्ह लगा लीजिएगा, जितना ही क्वेश्चन है आप जरूर अपने बुक में चिन्ह लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम बहुत पास है आपका, ठीक है, सोने से कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, है ना। तो इस तरह से यूनिट नंबर 2 का यहाँ कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 4 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। आखिरकार कहीं न कहीं जब विलय विलायक में जब डिजॉल्व होते हैं तो कहीं न कहीं एक जालक ऊर्जा काम करती है। उनमें कैसे काम करती है उनको समझाना है, उनके इफेक्ट कौन कौन इफेक्ट डाल सकते हैं उनको समझाना है। फैजन का नियम क्या है, उदाहरण से समझाइए, ये आया है एग्जाम में, ठीक है। ये प्रश्न दोनों तीनों जो प्रश्न हैं जो मैंने पीछे और क्वेश्चन एक बताया आपको, उनको आप देख लीजिएगा और ये दोनों आने का चांस है। कुछ क्वेश्चन है और जैसे कि छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है, जैसे कारण आपको पूछा गया है, सिंपल है, केमिस्ट्री की एक खासियत है, छोटा छोटा टर्म्स में लिखना होता है। ये 2 नंबर 3 नंबर के टुकड़ा टुकड़ा में क्वेश्चन आपको देते हैं। बेरियम सल्फेट जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब विलय नहीं होते हैं, जबकि MgSO4 विलय होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कारण बताना है। कहते हैं कि बर्फ पानी में तैरने लगते हैं, उनके ऊपर में क्यों तैरते हैं आप जान रहे हैं, उनके बीच में कहीं न कहीं एयर भरे होते हैं, है ना, जिसके कारण से उनका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, जिनके कारण जो बर्फ होता है वो पानी के ऊपर में क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। H2O द्रव है जबकि H2S एक गैस है, क्यों, आपको कारण बताना है। भाई यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जिसके कारण ये द्रव है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम बनते हैं, चांसेस नहीं होती हैं, जिसके कारण ये गैस के फॉर्म में होते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है, आप देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या चीज़ होते हैं, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, उनको आप जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए इस यूनिट से मैंने 3 प्रश्न मात्र लिया है आपको कंपेयर करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कारण वाला प्रश्न मैंने 3 प्रश्न लिए हैं। आप कोशिश करें कि 5-6 और प्रश्न होंगे उनको भी आप थोड़ा तैयारी कर लेंगे तो और बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो इतना में आपका काम चल जाएगा। देखिए केमिकल बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 है। संयोजकता बंध की दिशात्मक प्रकृति को समझाइए, है ना। संकरण क्या है समझाइए, प्रकारों को समझाइए। ये तो पढ़ रहे हैं आप संकरण, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी इसमें। VACPR जो थ्योरी होती है क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। इसका फुल फॉर्म होता है वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्या होती है। और कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं कि ये दोनों को समझाने के लिए बोल देते हैं, इनके अनुसार, इनके सिद्धांत के आधार पर मेथेन को जिनान डाइफ्लोराइड को जिनान हेक्साफ्लोराइड के, या जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, या सल्फर टेट्राफ्लोराइड आदि में लिख दिया हूँ ETC करके। ये सारे के सारे क्वेश्चन सबको नहीं देंगे एग्जाम में, आप ख्याल रखिएगा, लेकिन पढ़ना आपको सबको पड़ेगा। केमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम भी है कि पढ़ना सबको होता है, लेकिन उसमें से जो लिखने का तरीका होगा वो हमारा कम कम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर या दोनों को दे देंगे या ये तीनों को दे देंगे, ऐसे करके 4 नंबर 5 नंबर बना के आपको दे देंगे, ठीक है। अगला नंबर है 23। आपने पढ़ा होगा MOT, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ हम लोग लिख देते हैं MOT। M मतलब मॉलिक्यूलर, O मतलब ऑर्बिटल, T मतलब थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा, आप देखिएगा 12th क्लास का है, 11th 12th का।
O2, O2 प्लस आयन, O2 माइनस आयन, F2, N2, NO आदि में बंध क्रम, ये वास्तव में थ्योरी है कि उनके बीच में बॉन्ड आर्डर कितना होते हैं और उनके मैग्नेटिक फील्ड को बात करते हैं। कहीं बोला जाएगा कि O2 प्लस आयन ये अनुचुंबकीय है लेकिन O2 प्रतिचुंबकीय है, ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, N2 है, इसमें बॉन्ड आर्डर कितना होते हैं, इस तरह के प्रश्न बनने का बिल्कुल चांस रहते हैं, आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बंधन ऊर्जा क्या होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। PCl5 बनाते हैं लेकिन NCl5 नहीं बनाते हैं, क्यों? इसका छोटा सा एक आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है, सेंटर एटम है यहाँ पर फास्फोरस, इससे घिरा हुआ एटम है क्लोरीन, यहाँ सेंटर एटम है हमारे पास नाइट्रोजन, घिरा हुआ एटम बनना चाहिए क्लोरीन। ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता है उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सिंपल से एक आंसर है, फास्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास छोटा फाइज होने के कारण रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, जिनके कारण यह पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है लेकिन PCl5 पेंटाक्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, कारण आपको छोटे देना है, ये ज्यादा नहीं है, 2-3 नंबर का आ जाते हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा और मेरे वीडियो में भी इसको मैंने डाल दिया है, आप जाके देखिएगा, है ना, बुक भी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, और किस तरह के प्रश्न आते हैं, जिनान डाइऑक्साइड, जिनान ट्राइऑक्साइड, जिनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, कहीं पर और मैंने इसको लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जिनान डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड की संरचना क्या होते हैं, संकरण क्या होते हैं, मैंने एक वीडियो डाला है, आप देखिएगा। आपको शॉर्ट में संकरण कैसे निकालना है, आप देखिएगा वीडियो को, आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से हम शॉर्ट में संकरण 1 सेकंड में ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, ये यहीं पर काम आने वाला है, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, वियोजन ऊर्जा क्या होते हैं समझाइए, इस तरह के दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3, 3, 6, 2, 8 प्रश्न चैप्टर नंबर 3 से हमारा तैयार हो गया। अगला है हमारा यूनिट नंबर 4, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो डाला है। उपकोष जो मैंने एक वीडियो डाला है उसमें बताया है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट किसको कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, मतलब सब ऑर्बिटल क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, इस पर मैंने वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप जरूर उनको जाके देखिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है पहले वो देखिए, अपने जानकारी के लिए आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण गुण जो होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनको एक्सप्लेन आपको करनी है। ठीक है, रासायनिक गुणों के आधार पर क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में अंतर, क्षार धातु किसको कहते हैं और क्षार मृदा धातु किसको कहते हैं, ये 2 ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक के, एक तो पहला ग्रुप एस ब्लॉक के और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक के। क्षारीय धातु पहला ग्रुप, क्षारीय मृदा धातु जो होगा वो हमारा दूसरा ग्रुप होगा। तो इस तरह से फ्रेंड हमने यहाँ पर अभी 29 प्रश्न तक हमारा रेडी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यह है 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, विकर्ण संबंध क्या होते हैं। विकर्ण संबंध क्या है, पहले ग्रुप का जो पहला एटम होगा वो अपने अगले वाले ग्रुप के, है ना, जो पहले एटम से नहीं बल्कि दूसरे एटम से तिरछा संबंध रखते हैं, है ना। तिरछा मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन जैसे रहेंगे ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई कार्बन है ना, अगला ग्रुप का मान लीजिए यहाँ पर कोई और दूसरा एटम है, तो उनका नीचे साइड का एक एटम होगा उनसे तिरछा समांतर रखेगा। जैसे यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, लिथियम और Mg के बीच में समानता या जो अंतर होगा उनको, या Be और एल्यूमिनियम के क्या संबंध होते हैं उनको यहाँ पर बताना है। प्रथम समूह के तत्वों के संकुलन प्रवृत्ति को समझाइए। एस ब्लॉक के तत्वों के जैविक तंत्र में कार्य कैसे करते हैं उनको समझाइए। मतलब एस ब्लॉक में हमारा सोडियम आते हैं, पोटेशियम आते हैं। देखिए, मैंने दोनों चीज को लिखा है, अगर आपको ऐसे पूछ देते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये पूछेंगे कि भाई बताइए एस ब्लॉक तत्वों के जैविक तत्वों के कार्य को बताइए, तो आप सीधा लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम के जैविक महत्व को आप लिख सकते हैं। मतलब यही जो एटम है जो हमारे एस ब्लॉक में काम आते हैं, इनको छोड़ के और कुछ दूसरा भी हो सकते हैं, Mg भी आते हैं, कैल्शियम भी आते हैं, वो भी तो एस ब्लॉक के एलिमेंट है ना। ठीक है, तो उनको भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला, ये तो हमारा एक पार्ट है। देखिए, इनका अब करके 2 ठो दिया रहता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे तो ये या ऊपर वाला को अच्छा पढ़ लीजिए, है ना, या नीचे वाला को आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर उतना को भी क्लियर कर लेंगे तो वहां से पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये इनका बी पार्ट है ना, ब करके दिया है। डाइबोरेन बनाने की विधि और उनके गुणों को समझाइए। इनका अथवा प्रश्न आ जाते हैं, कौन से है देखिए, बोराजिन पर टिप्पणी लिखो। इनको अकार्बनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, कैसे होते हैं आप देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। फ्लोरीन पर टिप्पणी लिखिए। सिलिकेट क्या होते हैं, प्रकार, संरचना और उपयोग को लिखिए।
ये अंतर हाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बिल्कुल आने का चांस है, आप इनको कर लीजिएगा, है ना। अंतर हाइड्रोजन क्या होता है, अंतर हाइड्रोजन मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन रहेंगे, लेकिन दोनों हाइड्रोजन जो होंगे हमारे पास वो दोनों के दोनों अलग रहेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए यहाँ पर ClF लिख दिया, राइट ना। तो ClF का मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग हाइड्रोजन है, ठीक है। उन्हीं को हम लोग अंतर हाइड्रोजन यौगिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अक्रिय गैसों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उपयोग लिखिए। सबसे पहले तो आप जाने अक्रिय गैस किसको कहते हैं। 18 ग्रुप को अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं हम लोग, जिनमें कोई बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं होती है। जैसे आपका हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जीनान है, रेडान है, ये सारे जितने दिया है उनको आप देख लीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उपयोग क्या होगा, ठीक है। जिनान के कंपाउंड को समझाइए, मैंने एक वीडियो डाला है जिनान के कंपाउंड, आप देखिएगा, VSPR थ्योरी में पूरा भरा हुआ है, उनको आप जरूर पढ़िएगा। जिनान के कंपाउंड जो आपको पहले बताया ना, पहले वाला क्वेश्चन में, उनको आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट फॉर द केमिस्ट, ठीक है। मैथ्स का कुछ प्रश्न है, देखिए मैथ्स को शामिल कर दिया गया इसमें। सिद्ध कीजिए कि log 360 360 है, और 3 log 2 और 2 log 3 प्लस log 5, इनको सिद्ध करके लाना है, ये मैथ्स का पार्ट है ना। और जो बच्चे को मैथ्स नहीं आता है उनके लिए कुछ ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। लघु गुणक द्वारा हल कीजिए, x बराबर 0.424 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 402 अपॉन में दिया है 50 मल्टीप्लाई 0.045, इस तरह से आपको लघु गुणक सिद्ध करना है लेकर के, है ना। लघु गुणक के द्वारा इनको आपको हल करना है। मान ज्ञात कीजिए, जैसे एग्जांपल में कैसे मान ज्ञात करना है, जैसे यहाँ देखिए sin x cos x, और एक और है हमारे पास g और d बटे क्या हो जाएगा हमारे पास d, और ये हो जाएगा x, और x माइनस 1 बटे x का स्क्वायर हो जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेने को मैं सलाह दे रहा हूँ, इसमें और बहुत सारा है। समाकलन करना है आपको, लघु गुणक निकालना है, उनको आपके दिमाग में जो बैठते हैं 2-4 और आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बता दिया कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो इनके ऑप्शन वाला जो प्रश्न आएंगे उनको आप बना लीजिएगा। किसी वक्र एफ एक्स, एक्स का घात 3 है, माइनस है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 9 है, 9x का स्क्वायर है, प्लस 24x माइनस 18 के लिए उच्चिष्ट और जो निम्निष्ट स्थिति होती है उनको बताने के लिए बोला गया है। यहाँ पर दिया है एप्सिलॉन लॉग ई एफ डेल एक्स का समाकलन कीजिए, इस तरह के मैथ्स का क्वेश्चन है। आप देखिएगा जो आपके लिए जो आप बना सकते हैं उस टाइप के प्रश्न को आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पर x का घात 3 है, और cos x के स्क्वायर व x 10 का वर्ग x का समाकलन कीजिए, प्रायिकता क्या होती है उनको ज्ञात करिए। अब इतना हमारा पार्ट हो गया। अब ये दूसरा जो पार्ट आएगा, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट है। तो जो बच्चे मैथ्स को अगर हल नहीं कर पाते हैं, 2-4 प्रश्न अगर छूट जाएगा, 1-2 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर के पार्ट को मत छोड़िएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके लैंग्वेज में यूज होगा। और जो आपकी लाइफ में यूज होते हैं वैसे चीज़ों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो परेशानी। फिर देखिए पावर पॉइंट क्या होते हैं, और जिसमें प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं ना, तो यहाँ पर पावर पॉइंट का यूज करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग स्लाइड का यूज करते हैं, कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं उनको आपको पढ़ना है। अच्छा है आप पढ़ के देखिएगा। कंप्यूटर के एप्लीकेशन और सुपर कंप्यूटर को समझाइए। कंप्यूटर का उपयोग बहुत जगह पर करते हैं, विद्यालय से महाविद्यालय, रेलवे टिकट से लेकर के हवाई जहाज के हर एक प्लेटफॉर्म पर आज के टाइम में कंप्यूटर के बहुत सारे यूज है ना। बिना कंप्यूटर के आज हम एक कदम भी नहीं चल सकते। मोबाइल भी चलाते हैं, वो हमारा कंप्यूटर ही है एक तरह का, है ना। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सिंपल कंप्यूटर के गति में, है ना, जो सुपर कंप्यूटर के जो स्पीड होगा बहुत जल्दी होगा, उनको सुपर कंप्यूटर कहेंगे। इनपुट आउटपुट को समझाइए, और RAM व ROM को समझाइए, है ना। रीड ऑनली मेमोरी और रीड एक्सिस मेमोरी, जिनको केवल पढ़ सकते हैं उनको देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़े हैं, इसको पढ़े होंगे। कंप्यूटर के क्रियात्मक अवयव क्या होते हैं उनका संबंध बताइए। कंप्यूटर मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है उनको बताना है। AMS डॉस तथा AMS विंडोज को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है समझाइए। प्रकार आवश्यकता को प्रकाश डालिए। MS वर्ड और MS एक्सेल को समझाइए। इसी पर सब जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं
लेटर लिखते हैं या जितना टाइपिंग करते हैं, MS एक्सेल MS वर्ड पर कैसे काम करते हैं देखिएगा। ये पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट क्या है, इसके प्रमुख अवयव को बताना है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसे देना है उसको बताना है। यहाँ पर पावर पॉइंट क्या है उसको बता करके अवयव को बताना है, उनके कंपोनेंट क्या है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये समझिए कि इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको कंप्यूटर का बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, जो बेसिक चीज होती है। अगला यूनिट नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइज। शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या होता है, अर्ध आयुकाल उनका निकालना है। मैं आपको इसी को बता के समझा रहा हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ कि इसमें कैसे लिखना है। मैंने कई क्वेश्चन को एक साथ मिक्स कर दिया है, ठीक है, ताकि मैं वीडियो में उनको समझा दूँ। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होते हैं, अर्ध आयुकाल निकालिए, व्यंजक निकालिए। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये सभी के लिए अर्ध आयुकाल निकालना है, व्यंजक निकालना है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि को वर्णन करिए और सक्रिय ऊर्जा तथा अर्हिनियस के समीकरण को समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जरूर इनको ले लीजिए, है ना, और चिन्ह लगा के आपको पढ़ना है। चलिए अगला पाठ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका 60 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे पक्का आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे भाई। अभिक्रिया वेग का संगठन, ठीक है, सिद्धांत को समझाइए। उत्प्रेरक को परिभाषित कीजिए। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उनको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो उनके सममांगी विषमांगी होते हैं ना, और एक और होते हैं हमारे पास धनात्मक, ऋणात्मक, वर्धक उत्प्रेरक, है ना, प्रेरित उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक। इस तरह के 5-6 प्रकार है, आप उनको देखिएगा, बहुत बेहतरीन है ना। अर्ध आयुकाल से क्या समझते हैं समझाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखो। देखिए इनको स्यूडो आर्डर भी कहते हैं, है ना। मतलब इनको एक तरह का झूठा कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया है, वर्धक उत्प्रेरक है, स्व उत्प्रेरक है, विफ्लर उत्प्रेरक है, प्रेरित उत्प्रेरक है। तो ये सभी तो उनके प्रकार में आ गया, उन्हीं को यहाँ अलग से दे दिए, तो मैंने इनको आपको सबमिट कर दिया है, आप इनको देख लीजिएगा। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं, विशेषता बताइए। एंजाइम क्या होते हैं, जो एक उत्प्रेरक की तरह वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, आप ताला चाबी परिकल्पना आपने पढ़ा होगा। कई तरह के इनका प्रश्न है, आप इनको देखिएगा, है ना। एक उत्प्रेरक के क्या गुण होते हैं उनको देखिएगा, विशेषता क्या होते हैं उनको भी देखिएगा। इनका विशेषता है कि जिस तरह से एक ताला एक चाबी से खुलता है, वैसे एक अभिक्रिया को कराने के लिए एक विशेष प्रकार के हमारे पास एंजाइम की जरूरत होती है। उनको हम लोग एक विशेष प्रकार के एंजाइम कहते हैं। विशिष्टता होते हैं इनका, निश्चित क्या होते हैं, एक फैक्टर होते हैं, निश्चित इनका रिएक्शन करने का एक क्षमता होते हैं, स्पीड इनका हाई होते हैं, है ना। इसकी मात्रा भी अगर कम दे दें तब भी रिएक्शन को करवा सकते हैं। इस तरह से यहाँ हमने 65 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, और इतना में आपका आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा एक पेपर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा पेपर नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए ये है BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर नंबर 2, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन IMP प्रश्न है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनका कैसे हम लोग देखेंगे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 3 साल ये आपका काम आने वाला है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इनको, प्रेरिक प्रभाव क्या होते हैं समझाइए। अम्लों की प्रबलता का क्रम बताइए, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है, आप उनको जाके देखिएगा कि प्रबलता हम लोग कैसे चेक करते हैं, कौन हमारा वीक एसिड होता है, कौन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ये प्रश्न आते हैं, तो प्रेरिक प्रभाव न दे करके हमारे पास एग्जाम में कैसे आ जाते हैं कि फार्मिक अम्ल हमारा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो एसिटिक एसिड होते हैं वो दुर्बल होते हैं। क्यों, मैंने उस पर वीडियो डाल दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमारा प्रबल होते हैं, लेकिन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, आप वहां पर जा करके देखिएगा किस तरह से काम करते हैं। इनको कहते हैं अति संयुग्मन तथा इफ्टेरिक प्रभाव। मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले इफ्टेरिक इफेक्ट पर वीडियो डाला है, आप जाके देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट का, आपको ज़्यादा लेक्चर नहीं मिलेगा इस पर, 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, आप उनको देखिएगा, है ना। रेजोनेंस क्या होते हैं उनको समझाइए, तथा sp2 sp2 sp3 संकरण को समझाना है। ये तो बचपन वाला कहानी है। कहीं पर और हमने देखा था, बर्फ पानी के ऊपर तैरते हैं, है ना, वो पहले वाले पेपर में, वही है उत्तर उनका। एथिल अल्कोहल जल में विलय होते हैं, क्यों विलय होते हैं भाई, क्योंकि इनमें एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए, है ना, यहाँ पर जल और एथिल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जिसके कारण वो विलय होते हैं। छोटा सा उत्तर है, इस टाइप के प्रश्न को और आपको पढ़ना ही है।
मैंने 3-4 लिखा है, आप 10 कम से कम और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पक्का उसी से एग्जाम में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं मैंने वीडियो में डाला है, आप जाके देखिएगा, है ना। कार्बिन क्या होते हैं, है ना, समझाइए, इनके प्रकारों को लिखिए। इलेक्ट्रोफाइल तथा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं समझाइए। ऐसा स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल को ई से दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है, इनका प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एन यू होते हैं, इस पर होते हैं माइनस चार्ज है। आप देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे वर्क करते हैं, उनको इनके प्रकार हैं, न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उनको आप देखिएगा। तो इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है, इनका प्रतीक मैंने आपको बता दिया। और न्यूक्लियोफाइल जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, तो वहां पर देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होने वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। कार्बोकेटायन क्या होते हैं समझाइए, स्थायी को समझाइए, है ना, स्थायित्व कैसे होते हैं। कार्बोकेटायन अगर कार्बन पर प्लस चार्ज लग जाते हैं तो उनको कार्बोकेटायन कहते हैं। स्थायी का बात करें तो जहां पर आर ग्रुप ज्यादा रहेंगे वो ज्यादा स्थायी होगा। जैसे 3 डिग्री हमारे पास कार्बोकेटायन होगा, मोर स्टेबल होगा। 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन होगा वो लेस स्टेबल होगा, और 1 डिग्री जो कार्बोकेटायन होगा और कम स्थायी होगा। जिनमें बिल्कुल भी आर समूह नहीं रहेगा वो हमारा और सबसे कम स्थायी होगा, है ना। समास और विषमास विदलन को समझाइए, है ना। समास का मतलब क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। विषमास का मतलब वीडियो मैंने इस पर डाल दिया है, आप जाके उनको देख लीजिएगा, है ना। कार्ब एनायन को समझाइए। कार्ब एनायन क्या होते हैं भाई, देखिए जहां कार्बन पर माइनस चार्ज लगते हैं उनको कार्ब एनायन कहते हैं। ये जस्ट उल्टा होगा हमारा कार्बोकेटायन का, ठीक है। इनको कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं, इनको कार्ब एनायन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको कार्बोनियम भी बोलते हैं, इनको कार्बोनियन भी बोलते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल पर भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है, आप जाके देखिएगा, केमिस्ट्री विनर एम के सर। फ्री रेडिकल आप जाके सर्च मारिएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। और अगला है हमारा कार्बनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, जो हमने देखा है। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, चारों प्रकार हमने यूट्यूब में डाला है, आप देख सकते हैं। मैंने उसी प्रश्न को डाल दिया है, फार्मिक अम्ल प्रबल है जबकि एसिटिक अम्ल दुर्बल होते हैं, तो ये यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मैंने 13 प्रश्न एक ही चैप्टर से लिया है, लेकिन छोटा छोटा है ना। चलिए अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप चिन्ह लगा के अच्छे से पढ़ सकें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू स्टेरियोकेमिस्ट्री। स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ज्यामितीय समवैवी की ई और आर, ई और जेड है ना, नामकरण पद्धति को क्या करना है आपको समझाना है। और एक है हमारे पास किरालता से आप क्या समझते हैं, ये आने लायक प्रश्न है, वेरी वेरी एमपी, फिर आएगी इस बार एग्जाम में। निम्न को समझाइए, विशिष्ट घूर्णन, प्रतिबिंब रूप, एपीमर, ये आया है एपीमर 2022 में, ठीक है, ये आ सकते हैं फिर चांस से। रेसिमिक मिश्रण के वियोजन विधि को लिखिए। वाल्डन प्रतिलोमन पर टिप्पणी लिखो। एरिथ्रो और थ्रियो रूप कैसे होते हैं उनको समझाना है, जैसे सीस और ट्रांस होता है वैसे। ध्रुवण घूर्णक से क्या समझते हैं उदाहरण से समझाइए। प्रकाशीय समवेता को समझाइए और अनुक्रम नियम को उदाहरण से समझाइए। आर एस नामकरण उदाहरण क्या होते हैं उनको समझाइए। मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल को उदाहरण देते हुए समझाइए, इनमें ज्यामितीय समवेता को बताना है। फिशर न्यूमैन और सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र क्या होते हैं उनको आपको समझाना है। तो इस तरह से यहाँ 6-7 आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा। कुछ छोटा प्रश्न है, कोई बड़ा बड़ा नहीं है, कुछ कुछ छोटा छोटा प्रश्न है, आपका आराम से तैयारी हो जाएगा। अगला है हमारे पास यूनिट नंबर 3, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एल्किल हैलाइड में विलोपन अभिक्रिया को समझाइए और E1 और E2 अभिक्रिया को समझाइए। मैंने कुछ और पेपर में डाला है E1 और E2 को, शायद मैंने कहीं पर और क्वेश्चन में इसको डाला है। E1 E2 हमेशा एग्जाम में आते हैं। सेट-जेप के नियम पर मैंने वीडियो डाला है, अच्छे से आप जाके इनको देख लीजिएगा, ठीक है, आने का फिर चांस है इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन पर ब्रोमीन के योग की क्रियाविधि को समझाइए। डबल बॉन्ड होते हैं, एथिलीन के सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2। ब्रोमीन की क्रिया कैसे होते हैं उनको समझाना है। मार्कोनी का आपका नियम मैंने वीडियो डाला है, आप जाकर देखिएगा। डिल्स एल्डर अभिक्रिया को समझाइए, क्रियाविधि भी आपको लिखना है। डाई इन किसे कहते हैं, प्रकार को समझाइए। डाई इन का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जहां पर डबल बॉन्ड की संख्या 2 बार से अगर ज्यादा होती है, 1 बार से अगर ज्यादा होती है या 2 बार से ज्यादा होती है, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाई इन कहते हैं, राइट ना, ठीक है। संयुग्मित डाई इन क्या होते हैं, इन पर 1, 2 एवं 1, 4 योग की क्रियाविधि को समझाइए। संयुग्मित कंजुगेटेड डाइन क्या होते हैं उनको देखिएगा। एपॉक्सीकरण क्या होते हैं देखिएगा, एग्जाम में आते हैं। एल्किन में
ओजोनोलिसिस की क्रिया को समझाइए। एल्किन होते हैं, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। कैसे यहाँ पर जा करके वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको देखना है। प्रति मार्कोनी का आप योग को समझाइए। अगर आपके पास समय हो तो इनको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ये आ जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इनको छोड़ सकते हैं, बाकी इतना को कर लीजिएगा, पक्का एग्जाम में आएगा। और मैंने लिखा है नोट करके, विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया को पूर्ण करिए। जो आप में सामर्थ्य है, आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आप 11वीं 12वीं से पढ़ रहे हैं तो छोटा छोटा रिएक्शन दिया रहता है, अभिक्रिया को पूर्ण करें। आप 10-20 तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, मैं उनको लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर, आपके माइंड में जितना आपके दिमाग में घुस रहा है उतना को आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बेयर का तनाव सिद्धांत का वर्णन करो। इस यूनिट से ज्यादा प्रश्न आपको नहीं तैयारी करना है, मुश्किल से 5 प्रश्न पढ़ना है, पक्का एग्जाम में आएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो पढ़ लीजिएगा। बेयर का तनाव सिद्धांत बिल्कुल आने के चांस है। साक्से मोहर का तनाव रहित सिद्धांत को समझाइए। सुधार करके उन्होंने साक्से मोहर बात दिया, उनको आपको बताना है। और बनाना बॉन्ड क्या होते हैं उनको आपको बनाना है ना, केला बंद करते हैं इनको। सैक्लो हेक्सेन स्वरूपण क्या होते हैं, इनमें हमको कुर्सी रूप और नाव रूप जो होते हैं उनको हमको समझाना है, इसे एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो हमारा जो कुर्सी वाला रूप होता है ना वो ज्यादा स्थायी होते हैं, और जो नौका वाले रूप होते हैं वो कम स्थायी होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4n+2 नियम, मतलब इनको हकल नियम के नाम से जानते हैं, अथवा करके यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ करके, ठीक है। हकल नियम क्या होते हैं इनको समझाइए, ठीक है, ये बिल्कुल आने का चांस है ना। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन को समझाइए, है ना। नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हाइलोजनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, एसिलेशन है। ये सभी प्रश्न है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको मिल जाएगा। मैंने इस पर भी वीडियो डाला है, वेरी वेरी एमपी, आप देखिएगा जितना मैं चिन्ह लगा रहा हूँ इस पर भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो डाला है, आप उनको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, अब 42 नंबर, चलिए देखते हैं 42 नंबर क्या है। साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋण आयन का एरोमेटिक गुण को समझाना है, अभिक्रिया पूर्ण करें। और जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, अभिक्रिया पूर्ण करने वाला, रिएक्शन को पूर्ण करने वाला, उनको आप जरूर करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगला है यूनिट नंबर 5 नंबर है, गैसेस स्टेज ऑफ द केमिस्ट्री एंड बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस। मैक्सवेल बोल्टजमैन के आणविक वेग का वितरण नियम को समझाइए। जूल थॉमसन प्रभाव को समझाइए। औसत मुक्त पथ और संघट्य आवृत्ति को समझाइए, आया हुआ है। औसत वेग, वर्ग, माध्य, मूल वेग तथा प्रायिकता वेग को परिभाषित कीजिए। आपका छोटा छोटा है, ज्यादा नहीं है। आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस क्या होते हैं समझाइए। बायल्स का नियम और चार्ल्स के नियम को समझाना है। इनमें एक प्रश्न है PV = nRT को समझाइए। गैसों के क्रांतिक अवस्था की विवेचना कीजिए और सिद्ध कीजिए कि क्रांतिक तापक्रम TC बराबर क्या होते हैं, 8A कितना होता है, 27 RB। कैसे आते हैं इनको सिद्ध करना है। बायल ताप को समझाइए। अगर आपके पास समय बचे तो इनको आप कर लीजिएगा, नहीं तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, पक्का एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। यूनिट नंबर 6 है द्रव अवस्था, कोलाइड है, अवस्था है, सतह, रसायन है। इनको हमने पढ़ा है 12th क्लास में। अंतरा आणविक बल को विस्तार से समझाइए। द्रवों की संरचना के संबंध में आयरिंग सिद्धांत को क्या करना है, हमको समझाना है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन 53 तक। 54 हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 54 है कोलाइड क्या होते हैं, ठीक है। कोलाइडों का वर्गीकरण करिए। देखिए उनके साइज के आधार पर अलग हम उनको वर्गीकृत किए हैं, ठीक है। आयन के आधार पर अलग वर्गीकृत किए गए हैं। और विलय हमारे पास जो होते हैं ना, विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण के आधार पर, ठीक है, उनको अलग तरह से हम लोग डिवाइड करें। उनको जहां पर प्रश्न आते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, इसी का प्रश्न है, लेकिन मैंने इनको अलग कर दिया, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को समझाना है। पायस किसे कहते हैं उनको हमको समझाना है, ठीक है। पायस हमारे पास क्या चीज होते हैं उनको हमको बताना है, ठीक है। और देखिए पायस के प्रकार है, 2 प्रकार के होते हैं, तेल में जल का पायस और जल में तेल का पायस, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होते हैं उनको समझाना है। कोलाइड के उपयोग को समझाना है। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं तथा हार्डी-सुलजे नियम को समझाना है, ज्यादा नहीं, छोटा छोटा है। मिसेल तथा उनके प्रकारों को समझाइए। कोलाइड के स्थायित्व की क्या करिए, समय है तो इनको पढ़ लीजिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप पढ़ते हैं तो पक्का एग्जाम में फंसेगा। लास्ट है हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है भाई। देखिए ब्रेक समीकरण मैं उनको लिख भी दिया हूँ। n λ = 2d sin थीटा को क्या करिए समझाइए, उनको एक्सप्लेन करना है और उनके लिए डेरिवेशन भी तैयार करना है। उनके जो व्यंजक उनको भी आप बनाना है आपको।
क्रिस्टल के विभिन्न समिति तत्वों को क्या करिए समझाइए। क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की पाउडर विधि को समझाना है। वाइस और मिलर अंकों को समझाइए, अंतर भी इनका लिखना है। अशुद्धि दोष मैंने शुरू में ही बता दिया है, ठीक है, जहां पर आपने शाटकी टूटी फंगल टूटी पढ़ा है। क्रिस्टलोग्राफी के नियम को समझाइए, शाटकी टूटी तथा फंगल टूटी में अंतर को आपको बताना है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने 68 क्वेश्चन यहाँ लिया है और वहां पर हम लोग कितना क्वेश्चन लिए थे, पहले वाला जो हमारा पेपर था इसमें हमने क्वेश्चन लिया है टोटल हमारे पास 65 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इनको जाके अच्छे से तैयारी करिएगा, आपका पक्का अच्छा नंबर आएगा। और वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट भी करिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं इसको बना रहा हूँ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।